चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में एटिमोलॉजी शब्द विचार के अंतर्गत वर्ब पढ़ते हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो देखते हैं वर्ब होता क्या है। वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के संबंध में कुछ कार्य, प्रक्रिया, अवस्था को प्रकट करता है। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब इज ए वर्ड व्हिच सेज समथिंग अबाउट एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कह सकते हैं। और एक नोट करने की बात है, वर्ब के बिना हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। सेंटेंस केवल एक शब्द का हो लेकिन उसमें वर्ब होना आवश्यक है, तभी वह सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ यहाँ पर वर्ब्स हैं, जैसे स्टॉप ठहरना, रन दौड़ना, स्लीप सोना, रीडिंग पढ़ना, वॉकिंग घूमना, डांस नाचना, टॉक बात करना, गेट एक्साइटेड उत्तेजित होना, टू मेक ए फन मजाक उड़ाना। इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं जो किसी एक्शन को दर्शाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। सीधा सीधा सिंपल कहेंगे तो एक तरह से एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल समझिए, जैसे इस सेंटेंस में कलकत्ता इज़ ए बिग सिटी, तो जो इज आया यहाँ ये क्या कहलाया? वर्ब कहलाया। आई गेव हिम ए वॉच, तो गेव जो है यहाँ पर वर्ब कहला गया। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये राइजेस क्या हो गया? वर्ब कहला गया। अब हम देखते हैं कि वर्ब का हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो ये चार तरह से हम यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? वर्ब में हमें किसी व्यक्ति के, पर्सन या थिंग्स के एक्शन का बोध होता है। एक्शन जब हमको डिनोट करना हो तो हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ही इज ईटिंग, दे आर प्लेइंग, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हो जाते हैं जो उसके एक्शन को या डूइंग को, वो करता क्या है उसको व्यक्त करते हैं, तब हमको वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। अब वर्ब की हमको दूसरी कंडीशन में कब ज़रूरत पड़ती है? वर्ब से हमें किसी व्यक्ति की स्थिति या दशा या स्टेट ऑफ बीइंग का पता चलता है। उसकी कंडीशन क्या है, उसकी अवस्था क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, उसको हमको व्यक्त करना हो तब भी हमको वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। जैसे राम वाज पुअर, तो पुअर को व्यक्त करने के लिए वाज की ज़रूरत पड़ गई। दे आर रिच पर्सन, रिच पर्सन को व्यक्त करने के लिए आर की ज़रूरत पड़ गई। रानी सैड, उसको सैडनेस को व्यक्त करने के लिए इज की ज़रूरत पड़ गई। तो इस तरह से यहाँ पर हमको वर्ब की ज़रूरत पड़ती है यदि हम किसी की कंडीशन को भी व्यक्त करते हैं। तो अगला देख लेते हैं, यदि वस्तु के साथ क्या हुआ, उस वर्ब के का क्या रिएक्शन हुआ, वस्तु के पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको भी हमको, प्रभाव को भी व्यक्त करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? वर्ब की। जैसे द ग्लास इज ब्रोकन, तो ब्रोकन ये हो तो गई लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए हमको वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमको इज लगाना पड़ता है। श्याम हैज़ फेल डाउन, उस पर फेल डाउन तो हुआ, प्रभाव तो पड़ा, लेकिन इसके लिए भी हमको किसकी ज़रूरत पड़ रही है? वर्ब की ज़रूरत पड़ रही है। मनी इज़ अर्नड, यहाँ अर्न तो हुआ लेकिन उसको भी व्यक्त करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से यदि किसी व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है उसको भी व्यक्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सेंटेंस में वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। वर्ब से किसी वस्तु और व्यक्ति पे अधिकार, पोसेशन का भी बोध होता है, तो इसको व्यक्त करने के लिए भी कि कोई चीज़ हमारी है, हमारा अधिकार है, उसको भी व्यक्त करेंगे तो हमको वहाँ पर वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ माई कार, तो यहाँ पर इज की ज़रूरत पड़ गई। ही हैज़ ए बिग हाउस, हैज़ की ज़रूरत पड़ गई। सी कैन अटेंड द मीटिंग, कैन की ज़रूरत पड़ गई। ही मे विजिट अस नेक्स्ट वीक, ये मे की ज़रूरत पड़ गई। ये सेंटेंस कोई एक पोसेशन को, अपने अधिकार को, अपने हक को जताते हैं, अपनापन जता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी अब किसकी ज़रूरत पड़ती है? वर्ब की। तो इस तरह से हमको एक्शन दर्शाना हो, पोसेशन दर्शाना हो और उसका प्रभाव दर्शाना हो, तब हमको किसी सेंटेंस में वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब के रूपों की, कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स। वर्ब के जो रूप होते हैं तो वो भिन्न भिन्न टेंस को बनाने में इसका यूज होता है, तो उसी के हिसाब से इसके रूप भी हैं। तो वर्ब के मुख्य रूप से 4 रूप हैं और इन चारों रूपों को परिवर्तित करना अलग अलग टेंस के हिसाब से कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स कहलाता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है। प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं या फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब का। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये जनरली प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड के साथ यूज होता है। जैसे ही गोज़ टू टेम्पल, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। वी डू आवर वर्क, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। दे विल डांस, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। ही डिड डू, तो यहाँ डिड लगा है और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, भले ये पास्ट का सेंटेंस क्यों ना हो। तो इस तरह से वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है और इन टेंसेस में यूज होता है अक्सर।
अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा भी देख लेते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। यह फॉर्म अधिकतर 6 टेंसों में यूज होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। एग्जांपल देखिए, राधा इज़ रीडिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, यहाँ आईएनजी फॉर्म लग गया है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिए हैं। यू वेयर स्लीपिंग नाउ, तो यहाँ पर ये जो स्लीपिंग हो गया ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का हो जाएगा। आई शैल बी ईटिंग, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हो गया। दे हैव बीन वॉचिंग मैच सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो गया। मनोज हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो गया। वी शैल हैव बीन लाफिंग फॉर एन आवर, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो गया। तो जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उन सभी में आईएनजी फॉर्म वर्ब का यूज होता है। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना पड़ता है इसके लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं थर्ड वाला। तो ये जो है पास्ट फॉर्म भी कहलाता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहता है, दूसरा रूप है। ये जनरली पास्ट इंडिफिनिट में यूज होता है। और ये दे एट एप्पल, तो ईट से ये एट बन गया, सेकेंड फॉर्म हो गया। वी वेंट टू फेयर, तो ये गो का सेकेंड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से सेकेंड फॉर्म जो यूज होता है वो जनरली पास्ट टेंसेस में यूज होता है, पास्ट इंडिफिनिट में यूज होता है। इसके बाद ही हम चौथा पार्ट में इसके पहुंचते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होती है, ये तीसरी फॉर्म कहलाती है, थर्ड फॉर्म है। पिछली बार हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़े थे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं और ये थर्ड फॉर्म है। ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के साथ लगती है और पैसिव वॉइस के साथ लगती है थर्ड फॉर्म। वी हैव डन आवर वर्क, तो यहाँ पर डू का थर्ड फॉर्म हो गया। ही हैड अटेंडेड मीटिंग, ये अटेंड का थर्ड फॉर्म हो गया। आई शैल हैव सबमिटेड, ये सबमिट का थर्ड फॉर्म हो गया। तो ये जो फर्स्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट है सेंटेंस है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है और ये एक पैसिव वॉइस है। तो इस तरह से परफेक्ट टेंसेस में और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब हम बात करते हैं क्रियाओं के भेद की, ये प्रकार कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले इसका समझते हैं फाइनाइट वर्ब। तो जो फाइनाइट वर्ब होती है तो यह सब्जेक्ट, टेंस और पर्सन के अनुसार बदलती रहती है, अपना रूप बदलती रहती है। जो हम 4 रूप पढ़े हैं ना, उन चारों में से इसका रूप बदलता रहता है, ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 तरह के वर्ब होते हैं। एक मेन वर्ब अपना रूप बदलती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी अपने टेंस के हिसाब से रूप बदलती रहती है। जनरली ये देख लीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब के भी 2 फॉर्म हैं और मेन वर्ब के भी 2 फॉर्म हैं। इनको अभी अलग अलग पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ होती है और ये होती इंट्रांजिटिव वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के साथ होती है। तो यहाँ पर इसमें भी ऑक्सिलरी में एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी। ये जो हैं डू, डज, डिड, एम, इज़, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, और ये जो है सभी क्या कहलाए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाए। अब कुछ मॉडल होते हैं, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, इट्स। तो ये सारे क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इनको अभी अलग अलग समझेंगे। दूसरा प्रकार होता है वर्ब का नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है, तो ये जनरली वह क्रिया होती है जिसमें सब्जेक्ट, टेंस और पर्सन के अनुसार ये रूप नहीं बदलता, वही का वही रहता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर 3 तरह का होता है। एक होता है जिरेंड। तो जिरेंड क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं और ये नाउन का एक्शन करे, एज ए नाउन वर्क करे, तो हम इसको जिरेंड बोलते हैं। फिर दूसरा होता है इन्फिनिटिव। तो टू के साथ जोड़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जो वॉकिंग है ये नाउन का वर्क कर रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब, टू लग गया तो ये जो है इन्फिनिटिव हो गया। ही इज़ फ्लाइंग, तो यहाँ पर ये जो है पार्टिसिपल फॉर्म हो गया। तो इस तरह ऐसे सेंटेंस में जो है हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब की, या प्रधान क्रिया, मुख्य क्रिया क्या कहलाती है। द वर्ब व्हिच इज़ मेन इम्पोर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, फुल वर्ब। जैसे आई रीड, तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। ही विल डू, तो यहाँ पर डू है, ये मेन वर्ब कहला गई, सारा इसी पर मीनिंग निकलता है। आई एम रीडिंग, तो रीडिंग क्या कहला है, मेन वर्ब कहला है। सी कैन डांस, तो यहाँ पर डांस जो है ये मुख्य क्रिया हो गई।
जो मुख्य कार्य को दर्शाती है, उसके एक्शन को दर्शा रही है। अब इसमें भी जो प्रिंसिपल वर्ब होते हैं उसमें प्रिंसिपल वर्ब में भी दो तरह के प्रकार हैं, एक हुआ ट्रांजिटिव, एक हुआ इंट्रांजिटिव। तो एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। लेकिन इसके पहले हमको समझना ये ज़रूरी है कि ये सकर्मक और अकर्मक माने ऑब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो तब हमको वो सेंटेंस समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्रिया का कर्ता क्या होता है, तो ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। जिसके द्वारा कोई भी क्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जो भी काम होता है वो नाउन या प्रोनाउन का होता है। जैसे राम ईट्स मैंगो या ही ईट्स मैंगो, मोहन गोज़ टू स्कूल, तो मोहन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट कहलाया, सीता सिंह से सॉन्ग सब्जेक्ट कहलाया, राहुल प्लेस इन द फील्ड ये इसका सब्जेक्ट कहला गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं और जो एक्शन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। तो चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्ट को भी समझते हैं। मेन तो हमको ऑब्जेक्ट ही समझना है। तो यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तो क्रिया का कर्म क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट के अतिरिक्त क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। माने हम क्रिया तो कर रहे हैं, तो क्रिया करने के साथ साथ हमारे पर जो प्रभाव पड़ता है वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारे अलावा, कर्ता के अलावा किसी अन्य पर यदि उसका इफेक्ट पड़ता है तो वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। जनरली देख लीजिए ऑब्जेक्ट जो है हमेशा वर्ब के बाद ही आ जाता है। ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन क्लॉज भी हो सकता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वस्तु सूचक होता है, और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ये व्यक्ति सूचक होता है। चलिए इसको समझेंगे। पहले इधर से देखते हैं ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के पहचानने का तरीका समझते हैं। यदि वर्ब के साथ व्हाट, क्या, हुम, किसे लगाकर प्रश्न करें तो जो उत्तर मिलता है तो वह ऑब्जेक्ट होता है, और यदि उत्तर न मिले तो वो बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ देखिए राम ईट्स राइस, ईट्स व्हाट, क्या खाता है, तो यहाँ पर जवाब आ गया राइस। इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट क्या कहला गया, राइस कहला गया। आई लाइक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो यहाँ वर्ब के तुरंत बाद ये आया, तो इसमें से अब हम देखेंगे क्या उसको पसंद है। लाइक हुम, क्या पसंद करता है, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये आंसर मिल जाएगा, तो ये इसका क्या कहलाया, कर्म हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, वो मैदान में खेलता है। प्लेइंग व्हाट, क्या खेलता है, कोई रिप्लाई नहीं आया, माने इसमें कर्म नहीं है। प्लेइंग होम, किसे खेल रहा है, इससे भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब है वो एक तरह का अकर्मक कहला गया, बिना कर्म की वर्ब है ये। अब हम 5वें नंबर में इसको समझते हैं। ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसे दिए। गिव व्हाट, क्या दिया, मनी, और मनी ये वस्तु कहला गई, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गिव होम, किसे दिए, मुझे, तो यहाँ पर ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्ट है और मनी भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो मनी है वस्तु कहलाया। यदि वस्तु है तो हम उसको डायरेक्ट मान लेंगे, और यदि पर्सन के बारे में है तो हम उसको क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं, ये अब समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक, क्योंकि कर्म समझ में आ गया, कर्ता समझ में आ गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट, जैसे राम ईट्स राइस, इसमें राइस जो है ऑब्जेक्ट है। आई लव यू, यू जो है ऑब्जेक्ट है। ही हैज़ हेल्प्ड मी, माई ब्रदर, तो माई ब्रदर यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। आई नो दिस, दिस ये ऑब्जेक्ट हो गया। माई ब्रदर हैज़ रीड द बुक, बुक ये जो द बुक है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से इसमें ऑब्जेक्ट हैं, तो हम इसको बोल देंगे ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। इसके बाद अगला देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें क्रिया के बाद कर्म नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं कि ये इंट्रांजिटिव है। जैसे आई ईट, अब इसके आगे कर्म है ही नहीं। आई गो, राम वॉक्स, तो इस तरह से ये वाली जो क्रिया हो गई ये कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ये सहायक क्रिया होती हैं। तो ये जो क्रिया होती हैं ये टेंस, वॉइस, मूड के हिसाब से प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करती हैं। तो इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड टुगेदर विथ अदर वर्ड्स इन टू हेल्प देम इन फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस, वॉइसेस, मूड्स एटसेट्रा। जैसे यहाँ पर आई एम रीडिंग, तो ये एम जो है हेल्पिंग वर्ब है और रीड जो है मुख्य वर्ब है। यहाँ विल है और यहाँ गो है,
तो विल जो है हेल्पिंग वर्ब और गो जो हो गई वो मेन वर्ब हो गई। यहाँ पर माई ब्रदर हैज़, तो यहाँ हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है, कम जो है उसका मेन वर्ब है। शी शुड वॉक, तो यहाँ पर जो शुड आ गया वो जो है एक हेल्पिंग वर्ब कहला गया, और यहाँ जो है जो वॉक है ये क्या कहला गया, मेन वर्ब कहला गया। इसी तरह से हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब, ईटन जो है मेन वर्ब हो गई। अब यहाँ पर जनरली इंग्लिश में 24 टाइप्स के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और भी होते हैं लेकिन यहाँ पर मेन 24 हैं। जैसे 24 में यहाँ पर एम है, इज है, आर है, वाज है, वेयर है, डू है, डज है, डिड है, हैव है। इस तरह से यहाँ पर जो है वर्ब्स होते हैं। अब यहाँ पर हैज़, हैड, ऑट, शुड, मस्ट, ये इस तरह की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैं। यहाँ भी इसी के आगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, इस तरह से ये जो सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। आगे का हिस्सा अब हम देखते हैं, इसमें लिंकिंग वर्ब भी समझते हैं, योजक क्रिया क्या होती है। यहाँ पर देख लीजिए, इन सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं तब हमको इसका समझ में आएगा। सीता इज क्लेवर, अब यहाँ पर जो क्लेवर है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सीम्स हैप्पी, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। द टीचर बिकेम एंग्री, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर है क्या? तो ये ऐसे सेंटेंस हैं जो सेंटेंस को या प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए लगाए गए हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट। ये वाले क्या कहला गए, कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। वर्ब की ये कम्प्लीमेंट है, यदि ये ना लगेंगे तो जो सेंटेंस है वो अधूरा हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ये सिर्फ प्रेडिकेट हैं, और प्रेडिकेट को या सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाए गए हैं। तो ये क्या होते हैं, ए वर्ड रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कंप्लीट प्रेडिकेट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो वर्ब को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसके बाद जो वर्ड्स लगे होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में क्लेवर आया था तो ये इज का क्या कहलाया, कॉम्प्लीमेंट कहला गया। ये दूसरे सेंटेंस में हैप्पी आया था, वहाँ वर्ब सीम्स थी तो ये सीम्स का कॉम्प्लीमेंट कहला गया। यहाँ पर बिकेम था तो बिकेम के साथ एंग्री था, और एंग्री का ये क्या कहला गया, कॉम्प्लीमेंट कहला गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमको कॉम्प्लीमेंट समझना है। जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, केवल सेंटेंस को पूरा करने का कुछ वर्ड्स होता है। अब यहाँ पर हम दो चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको टेबल को देखें अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये बी के फॉर्म होते, एम हो गया, इज हो गया, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, इस तरह के ये जो हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। अब में मॉडल में क्या कहलाता है, विल, वुड, शुड, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इस तरह से है। और इनके अलावा ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, इस तरह से भी हो सकते हैं। और ये एम के बाद यदि टू लग जाए, इज के बाद टू लग जाए, आर के बाद टू लग जाए, हैव के बाद टू लग जाए, तो ऐसे सेंटेंस भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को स्वतंत्र रूप से मेन वर्ब में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ही इज़ रिच, अब यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यही मेन वर्ब मान लेते हैं। ही हैज़ मच वेल्थ, अब यहाँ मेन वर्ब नहीं है तो इसी को मेन वर्ब मान लेते हैं। तो कभी कभी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनमें यदि मेन वर्ब ना हो तो वही मेन वर्ब होती हैं, लेकिन मॉडल में इन्हें मेन वर्ब नहीं माना जा सकता। ही विल गो, यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं हो सकती, मेन वर्ब यहाँ पर गो हो गया। माइट है, इसका मेन वर्ब क्या हो गया, पास हो गया। तो इस तरह से ये बिना मेन वर्ब के भी इनका उपयोग हो सकता है, इनका बिना मेन वर्ब के उपयोग नहीं हो सकता। आगे देख लेते हैं इसका अगला डिफरेंस। इनका जो फॉर्म है वर्ब का पर्सन और नंबर के हिसाब से चेंज हो जाता है, और इनका पर्सन और नंबर के हिसाब से चेंज नहीं होता। जैसे आई एम गोइंग, तो आई के साथ यहाँ क्या लगा है, एम लग गया है। दे आर गोइंग, तो सारा सेंटेंस अब यहाँ पर आर लग गया है क्योंकि यहाँ पर पर्सन चेंज हो गया। तो पर्सन के साथ या नंबर के साथ चेंज होने पर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती है, लेकिन ये चेंज नहीं होती है इसका जो प्राइमरी वर्ब होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे आई विल स्टडी हार्ड, दे विल स्टडी हार्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ा विल में, विल तो वही आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं। थर्ड है बी, डू, हैव से पूर्व टू लगाकर इन इन्फिनिटी क्रियाओं में बदला जा सकता है। यदि टू लगा के टू बी रिच, टू डू, टू हैव,
तो इस तरह से इन्फिनेटिव बना सकते हैं, लेकिन इनके पहले टू का उपयोग नहीं होता। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पहले टू कभी नहीं लगता है, ये ध्यान। जैसे टू विल, टू कैन, टू मे, टू मस्ट यूज़, ये बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा, इस तरह से यूज नहीं होता है। अब हम इसमें अगला देख लेते हैं। इसमें हम आईएनजी लगा करके इन्हें पार्टिसिपल बना सकते हैं। जैसे बी है तो बीइंग कर दिए, हैव है तो हैविंग कर दिए, इस तरह बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। लेकिन इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आईएनजी कभी नहीं लगता है। बी और हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये बी और हैव के साथ कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होता है। यहाँ पर हैव हो गया, गॉन हो गया, यहाँ आर हो गया, यहाँ गोइंग हो गया। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। वर्ब का मॉडल ऑक्सिलरी के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हर तरह का फॉर्म हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इनमें डिफरेंस समझ सकते हैं। तो आज हम वर्ब का टॉपिक यहाँ ख़त्म करते हैं। आगे वर्ब का जो भी हिस्सा होगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।